First of all, we will study what is statics. ओके सर। Statics is a collection science of collecting, organization, and analyzing, interpreting, and presenting data to support decision making. Means स्टैटिक्स वो चीज होती है, जैसे कोई भी रॉ डेटा है हमारे पास। रॉ डेटा से हम अपना डेटा को एक डिसीजन मेकिंग डेटा में कन्वर्ट करके दिखा सकें, उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा है बहुत सारा। ओके। ठीक है ना। अब वो उससे हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको तो मालूम है हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। लेकिन फ्यूचरिस्टिक हमें डेटा डिसीजन कैसे लेंगे हम। जैसे कि अगर मान के चलिए इस दिवाली हमारे यहाँ कोई भी कंपनी है डिसीजन लेती है। कैसे लेती है कि पिछली दिवाली में इतने का सेल हुआ था, उसकी पहले इतने का सेल हुआ था, 10% का ग्रोथ हुआ था। तो हर साल 10-10% का मतलब सेल्स हुई है। तो उनको इस साल अपना स्टॉक्स 10% इंक्रीज करके रखना है। ये कैसे डिसीजन लेगा, ओके। है ना। तो जी ये सर। कहाँ से आता है ये इसो डेटा। स्टैटिस्टिक्स। हाँ, ये डेटा से आता है। और डेटा को क्या है कि एक रॉ फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम कब होती है, जब उससे कोई डिसीजन ले नहीं पाते, क्योंकि वो डेटा हमें कोई डिस्प्ले नहीं कर पाता कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। डेटा सेल्स का भी है, ऑर्डर का भी है, और कैंसिल ऑर्डर का भी है, हर चीज का डेटा हमारे पास। अब हमें सिर्फ कंफर्मेशन सेल्स मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका, अब ये चीज चाहिए उसमें भी हमें सेल्स में, है ना। ओके सर। हाँ, ठीक तो है। इस टाइप के डिसीजन लेने में मतलब हम लोगों को मदद करती है स्टैटिक्स। मतलब कोई भी चीज बारीकी से एनालिसिस करना है हमें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उस चीज के लिए हमें क्या स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। और जो कि डेटा हमें डेटा से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ताकि हम कोई भी डिसीजन लें वो एकदम एक्यूरेट हो सके। जैसे मान के चलिए पर ईयर हमारे यहाँ क्या, कोई भी मॉल है या कोई भी ग्रोसरी स्टोर या फिर क्लॉथ स्टोर हो गया हमारा, वहां पे ओके। हर साल 10 लाख रुपए के कपड़े बिक जाते हैं एक मंथ में। या हर मंथ में 10 लाख रुपीज के अपने कपड़े बिक जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है, अगर मान के चलिए एक स्टोर में पता चला 10 लाख का भी ना बिका हो, और वहां पर एक एक 10 लाख की डिमांड हो, पता चला 1 लाख रुपए के कपड़े रखे, और एक जगह सिर्फ 1 ही लाख के बिके हैं और 10 लाख का सामान रखा हो, तो दिक्कत हो जाती है ना उस समय हमें डिसीजन लेने में कि हमें किस स्टोर पे कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें कब प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कहाँ सेल्स ग्रोथ करना है। ये सब डिसीजन लेने में कि मतलब हमें लॉजिस्टिक बढ़ानी है कि ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर सेल्स करना है अपना ये ठीक है। सामान, और किस समय कहाँ डिमांड बढ़ने वाली है। ये समझते ना, डिमांड और सप्लाई से अपना पूरा मार्केट चलता है। तो इस चीज का डिसीजन लेने के लिए हमें स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। समझ गए। ठीक है सर। In data science, statistics provides mathematical foundation of machine learning tools to understand data behavior methods to validate results scientifically. Without statistics, data science become guesswork. मतलब क्या है, अगर मैथमेटिक्स को हम स्टैटिक्स के साथ जब मिलाते हैं, तो क्या होता है हमारे लिए एक एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेसी मतलब एक एक्यूरेसी ऑफ डेटा आ जाती है कि परसेंटेज, जैसे हमने किसी भी चीज की परसेंटेज में बात की। ओके अब सर। परसेंटेज, या फिर हमने कोई चार्ट डिस्प्ले किया, तो या नंबर या फ्रीक्वेंसी में बात की है। तो क्वांटिटेटिव में जब हम बात करते हैं कोई भी डेटा को, तो वो कैलकुलेटिव आता है ना। एक ठीक है। डेटा दो प्रकार का होता है हमारे पास, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। ठीक है। ठीक है। अब क्वालिटेटिव डेटा वो होता है जिसमें मतलब हमारे पास स्ट्रिंग में वैल्यूज होती है, और क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जिसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसके लॉजिक बेस पे हम एनालाइज कर सकते हैं, किसी ठीक है। रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं हिंदी में कि कितनी मात्रा में हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। समझ गए। ठीक है सर। आगे। हाँ,
और इस स्टैटिक्स उसी को बोलते हैं हम कि एक साइंस है जो डेटा को हम मैथमेटिक्स के साथ कंबाइन करते हैं और उसको चार्ट में डिस्प्ले करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं साइंटिफिकली। अब डेटा, व्हाट इज डेटा स्टैटिक्स? डेटा स्टैटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ डेटा साइंस। मतलब स्टैटिक्स के लिए, डेटा साइंस के लिए स्टैटिक्स बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा डेटा डेटा के ऊपर वर्क करते हैं, और डेटा के ऊपर वर्क करने के लिए हमें स्टैटिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो कि हमने बात की अभी, कैलकुलेटिव है, क्वांटिटेटिव डेटा पे बात कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पे बात कर सकते हैं हम, कि मतलब किसी भी एक सॉलिड प्रिंसिपल पर तक हम पहुंच सकते हैं, सॉलिड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, जिसके जरिए हम बात कर सकते हैं कि ये चीज़ परफेक्टली एक्यूरेट है। मतलब एक होता है फ्यूचरिस्टिक डेटा, कि फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं, एक होता है पास्ट के लिए बात करते हैं हम। ठीक है ना? अब डेटा ठीक है। डेटा कई प्रकार का आता है रॉ डेटा में। अब कहीं कहीं हम डिटेक्ट करते हैं डेटा क्लीनिंग। ठीक है ना? डेटा। डिटेक्ट आउटलेयर एंड नॉइस, फीचर्स एंड इंजीनियरिंग, मेजर्स रेलेवेंस, मॉडल बिल्डिंग, पैरामीटर एस्टिमेशन, मॉडल इवेल्युएशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मतलब क्या? मतलब ये है कि डेटा इतने टाइप के होते हैं कि हम उसको मेजर कर सकते हैं कई टाइप से, कि पैरामीटर में, डिटेक्शन आउटलियर में, ठीक है ना, हाइपोथेसिस में, टेस्टिंग में, जैसे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब टेस्ट भी कई प्रकार के होते हैं स्टैटिक्स में। एनोवा टेस्ट, है ना? ये। रिस्क, एनोवा टेस्ट मेनली यूज होता है कि सीपाई टेस्ट, और भी टेस्ट होते हैं, इसमें मैं बताऊंगा आगे। और सपोज अमेजोन वांट्स टू नो, डू कस्टमर प्रेफर प्रोडक्ट ए एंड बी, विच विल सेल्स इंक्रीज आफ्टर अ डिस्काउंट? स्टैटिक्स हेल्प्स आंसर दिस ऑब्जेक्टिव यूजिंग डेटा। मतलब क्या है, रियल लाइफ में जब हम डेटा की जो हम बात कर रहे थे अभी, अमेजोन की, जो हम्म। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डिसीजन लेती हैं, वो कैसे लेती हैं रियल लाइफ में? स्टैटिक्स पे, है ना? ठीक है। अब ये क्या, कस्टमर कैसे प्रेफर करता है, कौन सा कस्टमर क्या प्रेफर करता है, किसकी क्या पसंद होती है? कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने सोचा बस है, और वो डेटा आपके सामने, मतलब वो प्रोडक्ट आपको दिखने लगता है ना, स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलोगे या कहीं एडवर्टाइज आने लगेगी। तो ये, एक्चुअली तो वो तो ये तो जैसे कि पिक्सल लगाते हैं। हाँ हाँ, वो अलग बात होती है। देखो, एक डिजिटल मार्केटिंग की, कि आपने वो सर्च किया, ठीक है ना, और एक ये रियल लाइफ का अलग हो जाता है, कि मान के चलिए आपको विंटर के, अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो उनको ये मालूम है कि यहाँ स्वेटर की डिमांड होगी, यहाँ ठंड होती है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर जहाँ ज्यादा होगा वहाँ स्वेटर बेचेंगे क्या वो? नहीं सर, ये तो स्टैटिस्टिक्स में डिपेंड करता है कौन सी हम। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर, किस एरिया में उसकी डिमांड आने वाली है। हम्म। अब स्वेटर की एड अगर आप वहां चलाओगे, जहाँ चेन्नई वगैरह में, या फिर जहाँ पे ज्यादा वो होती है गर्मी, गर्मी। तो वहां वहां पर ऐड करने से आपका प्रोडक्ट बिकेगा क्या? नहीं सर, ये तो नहीं। नहीं बिकेगा, है ना? तो इसी टाइप से हम रियल लाइफ में उतरते हैं, तो हमारे पास अलग अलग टाइप की सिचुएशन मिलेंगी आपको, कि मतलब जो एरिया पे डिपेंड करेगी रियल लाइफ में। अब जो हम किताब में पढ़ते हैं, अब आपने किताब में जो पढ़ा वो अलग चीज हो जाती है, और जो हम रियल लाइफ में उतरते हैं वो अलग चीज होती है। आप देखोगे कि अगर आप मान के, सपोज आप मान के चलिए एक डॉक्टर हैं, ठीक है। ठीक है, आपने स्टडी करी है सिर्फ खांसी की, लेकिन आपके पास पेशेंट जरूरी थोड़ी खांसी के आए। नहीं आपके सर। पास आएंगे ऐसे कि वो बोलेंगे हमारा सिर भी दुख रहा, खांसी भी चल रही, हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं। ठीक है। अब उनको मल्टीपल मेडिसिन दोगे, तो हो सकता है उनको ज्यादा डोज, ओवरडोजेस के कारण दिक्कत हो जाए, होती है। होती है सर। क्योंकि कुछ ड्रग्स में ऐसे होते हैं कि कॉम्बिनेशन होती है, मतलब वो मल्टीपल उसके लिए, डिजीज के लिए काम में आती है। इस टाइप से हमें लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है।
आप समझे तो ना? ये सर आई कैन अंडरस्टैंड। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, टू समराइज एंड डिस्क्राइब डेटा, क्वेश्चंस आंसर्स, सर। व्हाट इज द एवरेज, ठीक है ना? एवरेज हाउ, एक मिनट, ये मैं इसको, ये भी दिख रहा है क्या आपको? ये सर ठीक से सही दिख रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक प्रपोज नहीं टू नहीं, समर। अरे ये ऊपर से ये दिख रहा है आपको? हाँ ऊपर में सब कुछ दिख रहा है यार, जितने सारे हम्म। टैब ओपन है। हाँ, अरे वो मुझे दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। डिस्क्रिप्टिव, टू समराइज एंड डिस्क्राइब डेटा, क्वेश्चन एंड आंसर। आज हमें स्टैटिक्स को समझना पड़ेगा पहले तो। क्या है मीन मीडियन मोड होता है जो, देखिए ये व्हाट इज एन एवरेज, हाउ टू, क्योंकि जब हमारे पास है, हमें मीन मीडियन मोड क्यों पढ़ते हैं स्टैटिक्स में, आप बता सकते हैं? वो तो सर क्लास 8 9 पे या 10th में पढ़ा है, बहुत ज्यादा क्योंकि याद। देखिए, हाँ ये आपने पढ़ा है, लेकिन आप क्यों स्टडी करते हैं इसके लिए? एक एक्यूरेट डाटा निकालने के लिए जो भी पढ़ा है। हाँ वो तो ठीक बात है, लेकिन उसके आगे? इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे चीज को सेग्रीगेट करने के लिए भी हम, जैसे कि कोई भी डाटा दिया गया है मल्टीपल ह्यूज डाटा, उसको सेग्रीगेट करना है, कैसे करना है ये सब पढ़ाया जाता था। जैसे कि क्लास में 90% का स्टूडेंट का डाटा बस निकालना के लिए ये सब ये कर रहे थे। हेलो। हाँ जी सर, आप एक्यूरेट तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन मैं बताऊं? हाँ सर, आप बता दीजिए तो मुझे थोड़ा। क्या होता है? क्या होता है, एक कभी कभी हम लोगों के पास, जैसा कि अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, जी सर। यहाँ पर क्या होता है, डेटा क्लीनिंग। कहीं कहीं हम लोगों के पास जैसे रोज होती हैं बहुत सारी, एक्सेल की रोज। देखिए मैं बताता हूँ, ये भी स्टैटिक्स का ही काम है। देखिए SPSS ये स्टैटिक्स में काम आती। अगर मान के चलिए, ये दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? जी सर। मुझे नहीं दिख रही, क्या आपको क्या दिख रहा है? नहीं सर, विजिबल हो रहा है आपका स्क्रीन है। क्या क्या दिख रहा है अभी, ये बताइए। जो इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स प्रपोज। नहीं 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 यार, ये रुकिए, मुझे ये डेटा शेयर करना पड़ेगा आपको। ये मुझे ये दिखाना है आपको दूसरी चीज। अब दिख रही? अभी कौन सी स्क्रीन, अभी कौन सी स्क्रीन दिख रही? हाँ ये डाटा आ गया सर, स्क्रीन आ हाँ, गया। ये डेटा दिखा रहा हाँ हाँ। हूँ। ये देखिए, अभी चल। ये देखना, मैं कुछ कर रहा हूँ, फिर आप समझना इसको, ठीक है? ठीक है सर।
अब जैसे मान के चलिए ये डेटा आपको दिख रहा। जी सर। अगर हम अब मेन मीडियन मोड का यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जो डेटा है हमारे पास उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकें। अब ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर मैं ये ब्लैंक वाले रोज को डेटा ले एज ए डेटा कंसिडर करूं इन द स्टैटिक्स, ओके। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, क्या एक्यूरेट डेटा देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। ब्लैंक वाले पेजेस में। हम्म। सर और एक बार पूछिए सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये, अब मैंने जैसे ये ब्लैंक वाला ये डेटा दिया है, मतलब ये ठीक। डेटा दिया है अब, सपोज। ठीक है। अब मैं अगर इससे कोई, ये रॉ डेटा है मेरे पास, अब मैंने इससे कोई डिटेल फैच करी या डिस्प्ले कराया चार्ट, तो डिसीजन मेकिंग के लिए क्या ये हमारे लिए एक्यूरेट डेटा दे, इंफॉर्मेशन देगा? अ, सिंपल सा अगर क्वेश्चन। अगर डाटा मतलब ये एक ह्यूज डाटा है, रॉ डाटा है। हम्म। उसको उसको हम ये करते हैं ना। हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ, ये इसलिए नहीं देगा, ये नहीं देगा। मिसिंग है सब, कुछ 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 नहीं मिसिंग है। नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? अगर हम मान के चलिए ये ब्लैंक है, अगर इस मैंने सोचा कि इस रो को हटा दूं तो ठीक है। ये पूरी, ये इस, क्योंकि ये ब्लैंक है यहाँ पर, ठीक है सर। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ तो ये इसकी ये इंफॉर्मेशन है, जेंडर की, कंट्री की, एज की, आईडी की, और ये सारी पूरी डिलीट हो जाएगी। अगर ठीक। मैं फोर्थ वाला, ये वाली आईडी है, अब मेरे पास ये नहीं है, इसको हटाऊंगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। अब मैं ठीक है। इसको हटाऊंगा तो इसकी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। इस, अब ये यहाँ पर ये तो ठीक है, अब मैं अगर इसको हटाता हूँ तो ये पूरी रो ये हट जाएगा, और ये इधर से हटाऊंगा ये, तो फिर डेटा बचेगा ही क्या हमारे पास? कुछ नहीं, एक्यूरेट मिलेगा नहीं। डेटा कम हो जाएगा ना हमारे पास, हाँ, डेटा कम हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ अब जी सर। अब मान के चलिए ये डेटा अगर कम हो जाता है तो फिर हमारी इंफॉर्मेशन भी कम ही आएगी। ठीक है। लेकिन हमें हमें तो चाहिए एक्यूरेट डेटा। इसके ठीक है। लिए अब हम मेन मीडियन मोड का यूज करते हैं यहाँ पर स्टैटिक्स में। ठीक है। ठीक है, अभी समझ में आया कुछ? जी सर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स टू, ये अपन ने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स टू समराइज एंड डिस्क्राइब डेटा क्वेश्चंस। सर ये प्रीवियस वाला पेज में है अभी। नहीं, यही है, हाँ ठीक यहाँ है। से ये पढ़ रहे थे ना, ये वाला अमेजोन वाला। हाँ अमेजन मतलब वो ये वर्ड फाइल में नहीं, अब ये जो ये एक्सेल फाइल का जो ये है। अच्छा, वही दिख चैट। रही है, एक हाँ मिनट रुकिए सर, एक मिनट। हाँ, आप थोड़ा सा ये सही के काम है, आप बता दोगे ना तो अच्छा रहेगा। अभी देखो आपको, आपको कौन सी दिख रही है अभी स्क्रीन? अभी अभी प्रीवियस वाले जो भी पहले थे हम। ठीक है। पहले थे, ठीक है, अभी कंटिन्यू। ठीक ये है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रपोज में है। ये अभी दिख रही ना प्रॉपर स्क्रीन? सर ठीक से दिख रही है, कोई अभी दिक्कत दिख नहीं। रही ना? दिख रही है सर, कोई हम्म। इसमें। अब यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स प्रपोज। टू समराइज एंड डिस्क्राइब डेटा क्वेश्चंस एंड आंसर, व्हाट इज द एवरेज? यस। मतलब हम क्या करेंगे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, हाउ टू स्प्रेड द डेटा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू, एग्जांपल मीन, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, मैक्सिमम रेनफॉल इन अ ईयर। मतलब अगर मान के चलिए हमें एवरेज निकालना है किसी भी चीज का,
जैसे मान के चलिए किसी डेटा में हम एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, डेटा है हमारे पास। अब उसका क्या है कि कहीं मिसिंग डेटा आ जाता है, तब हम ये करेंगे मीन का यूज। ठीक ठीक है। है, वहां पर हम एवरेज सैलरी निकाल के वहां पे जहां ब्लैंक होगा ना, ओके। ब्लैंक डेटा, जहां सैलरी के कॉलम में, ओके जैसे सर। मैंने अभी दिखाया था, वो हम मीन निकाल के अपन फिल कर दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना। अब ठीक है। इन्फरेंशियल, इन्फरेंशियल होता है टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन यूजिंग सैंपल, क्वेश्चन आंसर इज द रिजल्ट, स्टैटिस significant can be can जनरलाइज be फ्रॉम सैम्पल। generalized for from sample of population prediction election results means। अब मान के चलिए कोई हमारे पास एक पॉपुलेशन है अलग अलग जगह की। रुकिए मैं यहाँ पर पेन ओपन कर लूँ, 1 मिनट। दिखाई दे रहा है ना, मैं यहाँ जी ड्रॉ सर। कर रहा हूँ। जैसे नहीं सर, मेरे को, एक्चुअली आपका पेन तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैंने जो ड्रॉ किया वो तो दिख रहा है ना। कुछ नहीं सर, वो अभी क्रॉसर बस ये है। So, मेरा पेन नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर, नहीं सर, पेन नहीं चल रहा तो है। अभी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको? बस वही जो इंटरपेशल स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स अच्छा, प्रपोज है। रुकिए रुकिए, अब मुझे भी दिख रहा है। अब दिख रहा है कुछ? नहीं सर, एक्चुअली कुछ नहीं। नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे सर ही। जूम, सर जूम एप्लीकेशन में भी पेन है ना? हाँ, जूम एप्लीकेशन पर। हाँ पेन है, जूम आप पे भी पेन है ना? आप पेन यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड कॉर्नर में आएगा, टॉप में, बॉटम, टॉप में है। ओ, बॉटम में तो स्पीकर है, माइक का है। सर मैं स्क्रीन स्नैप भेजता हूँ, इसी लोकेशन पे है। हाँ मुझे मिला है एक हाँ। मिला, रुकिए। अभी दिख रहा? आप, हाँ ये आपका, ये आ गया। दिख रहा ना पेन? हाँ ग्रीन कलर का राउंड सर्कल की। हाँ यही। अब इसको मिटाएंगे कैसे? उसी में जाएंगे और डिलीट का ऑप्शन अच्छा, आएगा। अभी अभी शो हो रहा ना? हाँ ठीक है सर, आगे सर। मुझे क्या है कि थोड़ा सा समझाना है आपको। ठीक है, ये पे
इन्फ्रेंशियल डेटा के लिए हमें क्या होता है कि जहां पर हमें डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है, लेकिन एक क्या है कि हम सैंपल के रूप में लेते हैं। जैसे मान के चलिए मोड आएगा मेरा, जो भी मैक्सिमम मोड आएगा कि मतलब कौन सी पार्टी को ज्यादा वो मिल रहे हैं वोट, तो उससे हम डिक्लेयर ये कर सकते हैं परसेप्शन कि ये पार्टी जीत सकती है यहाँ से, मोबाइल में तो है ना। फोन मोबाइल स्टोर हो जाएगा अपना। हेलो। तो मतलब हमें परसेप्शन करने के लिए। बनवाता हूँ मैं, इसको जाके अपडेट पर दिखा दो, है ना, आता हूँ। सर आपका वो पेपर कौन सा म्यूट है? कर लीजिए। सत्यम प्लाजा, देखें आप? नहीं, यहाँ पे गाँव में सेक्टर 14 में होगा। साहिल सर। हेलो, एक मिनट सर। बंद कर दो ना। बंद कर दीजिए। वेट वेट। एक्चुअली साहिल सर का ऑडियो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कर बात दो नहीं। आप। ठीक, अभी तो अब ठीक है। हाँ ठीक है सर, अभी। हम्म। क्या होता है कि जब हमें प्रिसेप्शन लेना पड़ता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए कि हमें यहाँ से मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है। जैसे मान के चलिए कि हमें किसी का न्यूज़ दिखाना है कि कौन सी पार्टी किस जगह से जीत सकती है, मतलब अनुमान लगाना है एक तरीके से, एक्यूरेसी के लिए हमें कि हमारी कौन सी पार्टी जीती। जैसे मान के चलिए, कभी आपने ये टेस्ट देखे जो टेस्ट होते हैं, सैंपल टेस्ट। हाँ जी सर, ये हाँ, सब। अदर एग्जांपल दे रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी के। हाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में जहाँ कहीं वो बोलते हैं ना अपन, वो कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हैं, जी सर। तो वहां पर क्या होता है कि हम पूरा का पूरा मिक्सचर ले जाते हैं क्या नहीं नहीं टेस्ट के लिए, उसका हाँ एक थोड़ा सा पार्ट ले जाएंगे और उसको क्यूब बना के टेस्ट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ, है ना। जी सर। इसी टाइप से अगर मान के चलिए हम और छोटा सा एग्जांपल दें, जैसे कभी पुराने जमाने में कहीं गांव में जब चावल पकते हैं, चावल पकते ना, तो उसको क्या है, हम कैसे अनुमान करते हैं कि ये पक गए हैं। ठीक। वो थोड़े से चावल निकाल के देखते, अगर वो बोलते कि पक गए तो नहीं, ठीक एक है तो एक है तो ना। थोड़ी है जी सर। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये एक्यूरेसी निकालते हैं कि हमारा ये मतलब यहाँ पे ये चीज हो सकती है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिक पर्पस। ठीक है सर। summary predicts analysis। दो टाइप का डेटा मैंने बता दिया, एक डेस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव इंटरप्रेशन। स्टैटिक्स और एक इन्फरेंशियल। इन्फरेंशियल क्या है, हम फ्यूचर का एनालिसिस करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव से क्या करते हैं हम, पास्ट का। पास्ट का। ठीक है, कि मतलब हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, जो कि हमने सुना है तो, और ये होता भी है, तो वही चीज हम इसमें देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव डेटा से, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स डेटा से हम ये चीज अनुमान लगा सकते हैं। और ये जहां पर हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा होती है फ्यूचरिस्टिक्स का डेटा निकालना, तो हम इन्फरेंशियल से निकालते हैं। समझ गए ना, दोनों के एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे जी से दिए। जी जी सर, एक्चुअल समझ। अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। नहीं, डाउट तो नहीं सर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस डिस्क्रिप्टिव द सेंटर ऑफ डेटा, मीन, मीडियन, मोड। ये भी मैंने बताया कि हमें किस लिए यूज करते हैं हम। और ये एग्जैक्ट एक्यूरेसी डाटा निकालने के लिए हाँ। मीन मीडियन। जैसे कि पास्ट में डाटा निकालने के लिए मीन यूज करते हैं। हम्म। और ये
और ये फ्यूचर के डाटा जैसे कि आप बोलेगी दिन ये इन्फ्लुएंशियल डाटा के लिए। हम्म। अब भी मैं आता हूँ मीडियन पे। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। ओके। जब हमें कोई किसी भी डेटा की मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है, डेटा इज सॉर्टेड, कि ये डेटा हमने शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट किया है, ठीक है। ठीक है सर। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर? जो पाइथन, आपने पाइथन पढ़ लिया है? नहीं सर, पाइथन मेरे तो एक एक या दो क्लासेस हुआ था मतलब तो। पाइथन नहीं कंप्लीट हुई? तो क्या है, पाइथन के अंदर हम ये चीज यूज करते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल होता है numpy। हाँ, नाम पे है ये सर। उपाय, जो कि इसके अंदर हम, इसके अंदर की लाइब्रेरी होती है मीन। तो इसको हम, मीन एक फंक्शन है इसके मॉड्यूल के अंदर। जो मीन हम फंक्शन है, इससे हम डायरेक्टली मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज। एवरेज सभी को मालूम है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ, लेंथ लेंथ ऑफ द डेटा, है ना। जी सर। इससे अपन ये कैलकुलेट कर लेंगे मीन। मीडियन का भी मालूम है। वाई मीडियन इज इम्पोर्टेंट? रोबस्ट टू एक्सट्रीम द वैल्यूज यूज टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एरर। एनालिसिस। मोड, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकर वैल्यूज, मतलब जो चीज ज्यादा आ रही है। ये भी चीज मैंने पढ़ ली, इन्फ्रेंशियल डेटा के लिए हम यूज करते हैं ये, है ना, मोड। मोड ये सर। हाँ, ये अभी हमने पढ़ा इन्फ्रेंशियल डेटा के लिए। अब मीन मीडियन मोड हमें ये मालूम चल गया कि हम डेटा को क्लीनिंग के लिए, या ब्लैंक डेटा है उसको फिल्ड करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। ये हमने बचपन में पढ़े थे लेकिन हम भूल जाते हैं। तो इसको हमें रिवीजन करना थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है। और स्टैटिक्स में भी ये चीज़ की यूज़ होती। कुछ लोग होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से कुछ नहीं है, तो उनके लिए तो थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी रहती है। हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। मीन, डेटा इज सिमेट्रिक, मतलब जब डेटा एक सिमेट्रिक फॉर्मेट में होता है तब हम मीन यूज करते हैं। मीडियन, जब डेटा एक आउटलेयर में होता है, और तब हम उसको मीडियन यूज करते हैं। और मोड, जब कैटेगोरिकल, मतलब कैटेगोरिकल मतलब अलग अलग जगह का डेटा मिला, हमें मिलता है, तब हम मोड यूज करते हैं, ठीक ठीक है। है। दे मेजर स्प्रेड ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज। रेंज क्या होता है? कि हमारी कहाँ से शुरू हुई है वैल्यू, कहाँ तक गई गई। है ना। ठीक है। यही होता है ना फॉर्मूला, जी सर। कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इससे क्या होता है, रेंज हम निकाल सकते हैं अपनी वैल्यू की, कि हमारी रेंज क्या है इसकी वैल्यू की, ठीक है ना। ठीक है। तो रेंज भी हमें पढ़ने पड़ती है इसके अंदर। इसका ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम डेटा माइनस मिनिमम डेटा। इससे हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टैटिक्स के अंदर ये सब चीजें मालूम होना जरूरी है। वेरिएंस, मेजर एवरेज स्क्वायर डेविएशन, मतलब वेरिएंस मेजर करने के लिए हमें स्क्वायर डेविएशन के लिए हमें यूज करते हैं। तो हम ये पाइथन के अंदर कैसे यूज करते हैं? एनपी डॉट वेयर, और जो हमारा डेटा है, मतलब डेटा का मतलब टपल। आपने टपल वगैरह पढ़े है ना? नहीं सर, एक्चुअली क्लास इतना नहीं हुआ है हमें। अच्छा, तो ये वहां पर काम में आती है। ये एक्चुअली क्लास ये मेरा जो। ये जे अब एक मिनट में बता रहा हूँ। जो हमने ये शीट देखी थी अपनी, ओके। ये जो शीट देखी, दिख रही है आपको? नहीं सर, चलिए, नहीं दिख। एक मिनट। अभी दिख रही है? नहीं सर, उसे अभी? स्क्रीन। हाँ। हाँ, अभी आ गया सर। हाँ, ये ऊपर जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट, हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट वेरिएबल, नेम, हाँ हाँ जी सर। वेरिएबल बोलते हैं। देखिए, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें बोलते हैं इसमें। या तो आपको देखिए वेरिएबल बोलेंगे,
देखो जो वेरिएबल व्यू है ना, जी सर। वेरिएबल बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे या फिर टपल बोलेंगे, ये सारी चीजें एक ही होती हैं, बस ठीक नाम अलग अलग है इनके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या आप बोल रहे हैं। बाकी जैसे डेटाबेस में आप इसको टपल बोलोगे, पाइथन में टपल बोलोगे, कहीं वेरिएबल बोलोगे, कहीं ऑब्जेक्ट बोलोगे, ये सारी चीजें एक होती हैं। जैसे फर्स्ट नेम है, तो इसके अंदर क्या आप समझ समझ में आ रहा है इधर पे, कि मतलब ये डेटा किस कैटेगरी का है। इसके अंदर जितने भी यूजर हैं इनके फर्स्ट नेम है ना। ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट नेम है, ये डेटा ऑफ कलेक्शन किस टाइप का डेटा है हमारे पास, लास्ट नेम का। ये लास्ट। जेंडर कॉलम है, जेंडर। तो हम ऊपर जेंडर लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं है, क्योंकि ये जेंडर का कॉलम है हमारा, है ना। ठीक। तो मतलब हमें इस चीज से ये पता चलता है कि ये किस कैटेगरी का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। ठीक है ना। ठीक है सर। इसको हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, मतलब अगर मैं कहीं यूज करूं वेरिएबल, तो आप समझ जाना वो उसी चीज की बात हो रही है, कहीं टपल बोलूं या कहीं ऑब्जेक्ट बोलूं, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। ठीक है सर। वापस आते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब जो वेरिएंस हमने निकाला था उसका क्या है, स्क्वायर रूट करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड वेरिएंस। ठीक है हेलो। सर। जी सर। ठीक है। एक, हाँ, इसके अंदर की इनसाइड होती है हाई स्टैंडर्ड, डेटा इज स्प्रेड आउट, और लो स्टैंडर्ड, डेटा इज कॉन्सेंट्रेटेड। ओके। ठीक है। ये हम आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे प्रैक्टिकली। इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, ये हम पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन, एंटायर डेटा, सैंपल, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज टू मेक डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, मतलब क्या होता है कि जहां पर डिसीजन लेने में हमें बहुत दिक्कत होती है वहां हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं। ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, कि अभी ये थियोरेटिकल ओवरव्यू है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहाँ यूज होती है। ठीक है। स्टैटिक्स के अंदर ये चीजें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे सामने इस चीज नाम लिया जाए, तो ये चीज हमें नहीं लगना चाहिए कि ये चीज हमने पढ़ी नहीं है, या ये चीज हम जानते नहीं है, या हमने नाम ही नहीं सुना। ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज टू मेक डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। Null hypothesis, there is no effect, no difference. Example, S0 average marks 70, मतलब अगर किसी के एवरेज मार्क्स 70 हैं तो क्या होगा, 70, 70 ही रहेंगे उसके एवरेज मार्क्स, है ना। ठीक। जी तो क्या सर। हो गया, वो चेंज तो होने वाले नहीं है, तो वो क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब इसका उल्टा, कि मतलब जिसके 70 नहीं है, एवरेज मार्क्स 70 नहीं है, देर इज नो इफेक्ट, मतलब जिसका 70 नहीं है तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। है ना। उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग रिजल्ट एज्यूमिंग H0 इज ट्रू स्मॉलर p वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एविडेंस अगेंस्ट H0, मतलब p वैल्यू क्या होता है, जो H0, मतलब H0 क्या है हमारी, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का से लेस हो, मतलब रिजेक्ट करें। ये हम परसेंटेज में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वैल्यू 0.05 से कम होगी या इक्वल टू होगी, वो क्या रिजेक्ट करेगी, H0 को, मतलब नल हाइपोथेसिस को। या अगर 0.05 से वैल्यू को ज्यादा होगी, तब ये रिजेक्ट करेगी H0 को, फेल्ड हो जाएगी। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, या तो हमारी कम हो 0.05 से, तब रिजेक्ट होगी, और या ज्यादा होगी, अगर इक्वल होगी तभी ये पास होगी, पी वैल्यू। ठीक है। प्रोबेबिलिटी, मतलब उसके आसपास तो होना चाहिए वैल्यू ना, जब तो ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू
आएगी कि रिजल्ट हमारा कि हाँ लगभग सही है। अब आप 70 बोल रहे, 70.5 चल जाएगा, 70.2 चल जाएगा, लेकिन 70 से वो अबव जाए, मतलब 80, 89, ये थोड़ा एक्यूरेसी हमारे डेटा में नहीं आती है। और या तो डेटा आ जाए 50%, तो ये मतलब ये 70 से बहुत दूर हो जाता है, इसलिए हम इसको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते ऐसे। ठीक ठीक है है। ना। पाइथन एग्जाम्पल फॉर, पाइथन एग्जाम्पल टी टेस्ट फ्रॉम टीपी। scipy डॉट स्टेट्स। मतलब क्या होगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं पाइथन से। scipy एक लाइब्रेरी है इसके अंदर, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं टी टेस्ट के लिए। ठीक है सर। टी टेस्ट लगाने के लिए हम ये सारी स्टैटिक्स के अंदर चीजें आती हैं, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए अगर आप ये चीज समझ रहे हैं। ठीक है सर। स्टैटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो, अब जो स्टैटिक्स बैकग्राउंड से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम स्टैटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन हमें इतना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए कि वो चीज़ समझ सकें, कि हम जान सकें। ठीक है। ठीक है सर। जो जो यहाँ पर हमने साई पाई की लाइब्रेरी को मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, यहाँ पर इसके अंदर एक लाइब्रेरी है स्टैट्स। ठीक है ना। ठीक उसको है। इंपोर्ट किया है, अब हमने एक रॉ डेटा ले लिया, कोई भी डेटा ले लिया, ठीक है ना, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टी टेस्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर जिसकी मार्क्स 70 है, तो वो शो कर देगा रिजल्ट कि 70 का किसका रिजल्ट है। ठीक है सर। ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मींस लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट। मतलब क्या, कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि लगभग हमारे हिसाब से इतना होना चाहिए, आपके हिसाब से इतना होना चाहिए, किसी मतलब कोई भी बोलता है कि वो प्रोबेबिलिटी, संभावना, संभावना की बात हो जाती है कि मतलब कोई भी मैच हो रहा है तो हाँ, हमें लगता है ये टीम जीतेगी, हमें लगता है ये टीम जीतेगी, उसके पीछे कुछ लॉजिक भी देते हैं आदमी, है ना। हर पर्सन की अपनी एक इंडिविजुअली लॉजिक थिंकिंग की वो रहती है, तो अपना अपना आइडिया सब लगाते हैं। तो लेकिन जो क्वांटिटेटिव, और लेकिन कंपनी कभी रिस्क तो लेगी नहीं प्रोबेबिलिटी के आधार पर, है ना। वो जब तक एक्यूरेट, क्योंकि किसी का जब पैसा लगा होगा तो वो चीज़ क्या होगी, वो जब तक एक्यूरेसी नहीं होगी उसके पास कि हाँ यहाँ पर हम मतलब इस साल इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तब तक वो कोई भी आदमी वहां पर पैसे लगाने को तैयार नहीं होता। तो हम प्रोबेबिलिटी के आधार पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के आधार पर अपने फेवर या अब में रिजल्ट है या नहीं है, इसका अनुमान जरूर कर सकते हैं कि सक्सेस होने के कितने परसेंट चांसेस हैं और फेल होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। रैंडम वेरिएबल्स, फिनाइट वैल्यूज, मतलब एक डाइस है, अगर आपने एक डाइस को डाला, फेंका, तो रैंडमली कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, आ सकती। ठीक है सर। के अंदर इनफिनाइट वैल्यूज, मतलब कोई भी संभावना हो सकती है कि क्या होगा, मतलब जब टॉस होता है किसी मैच का, तो हम कैसे अनुमान कर सकते हैं कि कौन जीतेगा, ये नहीं पहले से डिसीजन लेता। बाकी बाकी आगे का तो फिर अपने ही ऊपर रहता है जो जीतता है ना। ठीक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेल शेप्ड कर्व, सिमेट्रिकल, मीन, मीडियन, मोड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एम्पिरिकल रूल, सिग्मा, मतलब ये क्या है कि रेंज 1 ± 1 हो सकता है सिग्मा, मतलब कवरेज 68%। एम्पिरिकल रूल्स क्या है, 68 से 95 टू 99.7 रूल। ये चीज उतनी वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए एम्पिरिकल रूल क्या होता है, हमें कैलकुलेटिव वे में। अब जैसे कि मैंने इधर पे देखा कि ये पाइथन के अंदर एक मैट प्लॉट लिव होती है,
ये क्या होती है, एक मॉड्यूल होता है, इसके अंदर हम चार्ट बना सकते हैं। इम्पीरिकल रूल से क्या होता है कि हम अपना एक इम्पीरिकल चार्ट बना सकते हैं मीन मीडियन मोड का। ठीक है ठीक ना, है कि अगर कोई भी चार्ट यहाँ पर, चार्ट अवेलेबल नहीं है इसमें, मैं बता दूंगा आपको कि एक मैट प्लॉट लिब से, आपने पढ़ा होगा पाइथन के अंदर मॉड्यूल मैट प्लॉट लिब। सर एक्चुअली इतना भी पाइथन में मुझे पढ़ा है नहीं, क्लासेस नहीं हुआ है मुझे। अभी नहीं, नहीं हुई है क्लास। नहीं सर इतना नहीं है, मेरा तो 2-3 क्लास हुआ है पहले। ठीक है, आयुष्मान मैं था। अपने हिसाब से लगभग मैं तो करूंगा बताने की, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, अगर जहाँ डाउट आएगी तो फिर आप पाइथन पहले शुरू करना पड़ेगा, मुझे लगता है फिर तो। ठीक है ठीक है। सर। हाँ, क्योंकि अगर आपका पाइथन नहीं होगा तो आप कोड तो कर भी नहीं पाओगे। हाँ ठीक है सर। हाँ। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब एक मॉड्यूल है जिससे हम क्या है, अपना चार्ट बना सकते हैं। और नमपाई का किसकी लाइब्रेरी है? नमपाई से हम क्या करते हैं, नमपाई से हम क्वांटिटेटिव वन। मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू उसको। ठीक है ठीक सर। है ना। अब यहाँ पर हमने दिया एक नॉर्मल नंबर, 50, 10, 1000 और भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर हम मालूम है कोई भी थ्रो कर सकते हैं कि रेंडमली कोई भी नंबर डिस्प्ले करा दो, तो हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं कि कौन सा नंबर हमें मतलब आएगा, वो रेंडमली थ्रो करेगा हमारे लिए नंबर, लेकिन इन्हीं में से करेगा। फिर जितने बार आप कोड रन करोगे, वो तो या 50 देगा, 10 देगा या 1000 देगा, इन तीनों की संभावना रहेगी, तीन में से कोई एक देगा। ठीक है सर। यहाँ से, यहाँ से हमने एक वैल्यू दी, यहाँ से हिस्ट करेंगे, मतलब हम एक लेंगे वैल्यूज को, कोई भी एक वैल्यू को लेंगे। बेंच में हमने डाल दी 30। ठीक है। ठीक है और सर। मतलब मिनिमम वैल्यू हमने डाल दी कि 30 से कम नहीं रहेगी। मतलब कोई भी चार्ट बनेगा, जो चार्ट बनता ना हमारा, जी सर। चार्ट बनता, मिनिमम मैक्सिमम रेंज तो हमें देनी पड़ेगी, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम वो देंगे चार्ट। तो 30 से स्टार्ट करेगा, और प्लॉट डॉट शो, प्लॉट डॉट शो क्या करेगा, वो आपको ये डिस्प्ले करा देगा कि आपका चार्ट, कि क्या आया नंबर, जितने बार आप रन करोगे उतने बार आपको ये शो करा देगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है। अब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू काउंट बेस्ड इवेंट एग्जाम्पल, कॉल्स पर आवर एक्सीडेंटली पर डे, मतलब ये है, जैसे मान के चलो, आपने एक्चुअरी का नाम सुना है, एक्चुअली? क्या सर? एक्चुअरी, नहीं सर। एक्चुरियल साइंस, एक्चुरियल साइंस वो होती है, जो कि मान के चलिए पॉलिसी मेकर होते हैं। जी। किसी बिजनेस की पॉलिसी बनती है तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी कंपनी में अगर पॉलिसी बनाएगी, तो वो तो अपनी बेनिफिट के लिए बनाएगी ना, है ना, वो ठीक। अपना बेनिफिट देखेगी। लेकिन हमें पॉलिसी इस तरीके से दिखाई जाती है कि उसमें हमारा बेनिफिट है ना। ठीक है। अब एक्चुअली, एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे कोई भी कंपनी है, डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैटिक्स बहुत जरूरी है, उनको स्टैटिकल साइंस आनी चाहिए। ठीक है ना, उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है ये चीज। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कोई भी, मान सब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक LIC बीमा, ठीक है। LIC बीमा की एक कोई भी पॉलिसी है, जिसमें मान के चलिए आपके लिए पॉलिसी देती है हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस। तो वो एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी देती है, तो वो एक प्रोबेबिलिटी काउंट करती है कि अगर मान के चलिए हम 18 साल से 40 साल तक या 60 साल तक किसी को हम हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम OPD कवरेज देते हैं, सपोज, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, जी सर। हाँ OPD कवरेज देते हैं, तो कितने परसेंट संभावना है जो ये चीज यूज कर लेंगे। ठीक है। और उसका प्लान ये लोग क्या करते थे, थोड़ा सा महंगा। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस होती है, अब हमें मालूम है 18 से 40 साल तक बहुत ही रेयर केस होगा, जो एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या ज्यादा बीमार हो गई, तब कोई रेयर 30-35 के बाद जो ICU वगैरह में, मतलब जैसे 10 लाख 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेता वो यूज कर पाता।
है ना। लेकिन जो 40 के बाद है उनकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको वो भी, अब आपकी इनकम इतनी कम रहेगी, हमें मालूम है 18 से 30 साल 40 साल तक बहुत ही एवरेज इनकम कितनी रहती है, तो वो लोग इतना कितना रिस्क ले पाएंगे अपनी हेल्थ के ऊपर, है ना। ये जी सर। डिसीजन कौन लेता है एक्चुअली? तो उनको मालूम है कि ये लोग ओपीडी यूज नहीं करते, मतलब जो है और जो सीनियर सिटीजन है, मतलब या फिर 40 के अबव है, ये लोग, इन लोगों को बार बार हेल्थ से कॉन्शियस, मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहती है, तो ये लोग ज़्यादा बार डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और दिखाते हैं, तो इनकी पॉलिसी ज़्यादा बड़ी बना देते हैं, मतलब थोड़ी महंगी कर देते हैं। तो ये लोग इनकी प्रीमियम कम रखते हैं और उनकी प्रीमियम ज़्यादा रखते हैं। क्यों ठीक। रखते हैं? ये कैलकुलेटिव, ये कैलकुलेट कौन करता है एक्चुअली? एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैटिक्स से। ये उनको डेटा कहाँ से आता है? डेटा साइंस से, है ना। ये सारी चीजें कैलकुलेट करती हैं जो पॉलिसी मेकर होते हैं, ये हर जगह ये डेटा साइंस की इस वजह से ये डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर है एक्चुअली हैं, और जो डेटा हमारे पास है जो बढ़ता जा रहा है, इसके कारण हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जी सर। अब ये चीजें जब कैलकुलेट करते हैं हम, जी कि इनकी प्रीमियम कितनी होना चाहिए, इनकी प्रीमियम कितना होना चाहिए, है ना, तो जी ये सर। कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? डेटा से। कि हमें मालूम है 18 से 40 साल तक कोई भर्ती नहीं होता, हम 10 लाख की पॉलिसी देंगे तो भी वो पैसा हमारे पास आना है। मुश्किल से 10% लोगों ने यूज करे तो भी 90% प्रॉफिट तो अपना ही है। जी सर। और ये है कि जो 40 के अबव रहेंगे उनकी पॉलिसी हम ज़्यादा देंगे, तो वो लोग हैं, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि डायरेक्टली एक्सपायर हो जाते, 10 लाख में से 1 लाख भी यूज कर लिए और 4 साल तक पॉलिसी चलाते हैं, तो उनका तो वैसे ही पैसा वसूल हो जाता है। और 50-50 हजार 30-30 हजार की पॉलिसी करवाते, क्यों नहीं हो जाएगा? ठीक है सर। हम्म। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू काउंट वेस्टिंग। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं सर। हाँ, क्योंकि स्टैटिक से थोड़ा सा टफ पड़ेगा अगर मैं एग्जांपल नहीं दूंगा आपको, ये जैसा ये लिखा है ऐसे ही मैं पढ़ा दूंगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिक्स में समझना बहुत जरूरी है आपको। कॉल्स पर आवर एक्सीडेंट पर डे, मतलब कितने कॉल्स आते हैं कि जिनके एक्सीडेंट हुए पर डे, ये क्या हो गया? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये है कि हमें एक डेटा निकालना है कि जिनके एक्सीडेंट हो रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस वाले, तो वो लोग क्या करेंगे अपना कि कितने लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं पर डे, उसका डेटा निकालेंगे। तो ये क्या हो गया? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। मतलब हमारी पॉलिसी कितने लोग यूज कर रहे हैं, समझ रहे ना। जी सर। हाँ, कि मतलब जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, हम कितने लोग पॉलिसी यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए लॉस है ना। जी सर। हाँ, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको साइपाई डॉट स्टेट्स मॉड्यूल को यूज करेंगे हम, ठीक है ना। इम्पोर्ट पॉइजन यूज करेंगे, ठीक है ना। और पॉइजन डॉट पीएमएफ, इससे हम फैच कर सकते हैं डेटा को। कोरिलेशन मेजर्स रिलेशनशिप स्ट्रेंथ। अब इसका कोरिलेशन मेजर कैसे करते हैं? रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, रेंज फ्रॉम -1 टू +1। इम्पोर्ट पेंडास एसपीडी, मतलब हम पेंडा से वैल्यू को कोरिलेट करेंगे, मतलब जो डेटा है डिफरेंट टाइप का डेटा आता है रिलेशनशिप का, उसको कोरिलेट कैसे करते हैं हम? इनपुट पांडा सास। हाँ, और पेंडास क्या काम करता है? डेटा को मैनिपुलेट करके एनालिसिस करने के, ठीक है सर। ठीक है ना। डेटा ठीक। क्लीनिंग के काम करता है, मैनिपुलेशन, एनालिसिस, ठीक है ना। ठीक है। ये इस काम में आता है क्या? पेंडास।
अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? लाइन फॉर्म में, जो लीनियर मतलब लाइन हम्म। फॉर्मेट में जिसका डेटा हम प्रिडिक्ट करते हैं निकल के आता है। जैसे स्टॉक मार्केट का हो गया, है ना, किसी का मतलब जैसे बोल सकते हैं हम सेल्स का डेटा हो गया हमारा, ठीक है, किसी कंपनी का प्रॉफिट लॉस का डेटा हो गया। तो हम क्या एक लाइन फॉर्मेट पे प्रिडिक्ट करते हैं डेटा, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर रिग्रेशन। लाइन का फॉर्मूला हमें मालूम है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होता है ना लाइन का फॉर्मूला, ये प्रिडिक्शन के काम में आता है। ठीक है। ठीक है। अब ये यहाँ पर पाइथन का कोड लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स के लिए। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, मतलब ये क्या है? लीनियर चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमने लीनियर का एक मॉडल को, मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। और नमपाई, नमपाई क्या है? क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करने के काम में आता है। ठीक है ना, हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसका हमने एक एरे के, एरे मतलब एक कलेक्शन ऑफ होमोजेनस डेटा, ठीक है ना, ये एक टाइप का डेटा को हमने इंसर्ट कराया, उसको रीशेप कराया -1 से +1 तक। ठीक है। अब एनपी एरे मतलब एक हमने एक्स एक्सिस में डेटा डाला और एक वाई एक्सिस में डेटा इंसर्ट कराया। ठीक है ना, कि ओके। एक्स की एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, वाई की एक्सिस की वैल्यू क्या होगी। ये इंसर्ट कराने के बाद मॉडल को हमने प्रिंट करा दिया, कि उसको दे दिया कि इस डेटा को हमारे इस चार्ट पे फिट कर दो। ठीक है सर। ठीक है, ये हमारे डेटा को प्रिंट करा देगा। टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस कहाँ यूज होता है? हम्म टाइम सीरीज एनालिसिस हम वहाँ यूज करते हैं जहां पर हम स्टॉक की प्राइस देखते हैं, अपनी कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं टाइम टू टाइम। जैसे आपकी एक शॉप है, आप देख रहे हो 5 साल पुरानी शॉप है, उसकी सेल्स की मंथली सेल्स ज्यादा होती होगी, और जो नई शॉप है उसकी सेल्स कम होती होगी, है ना? क्यों? ठीक है उसका सर। वो पुरानी दुकान हो गई है, उसको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस हो गया हमारे से ज़्यादा, तो उसको मार्केट का ज़्यादा आइडिया है कि किस चीज़ की डिमांड आने वाली है, किस चीज़ की मतलब सेल्स ग्रो करेगी, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है ना, कस्टमर को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ के। तो उसके एक्सपीरियंस के बेस्ड पर उसका टाइम जितना निकल गया है, वो उसके हिसाब से बेनिफिट हो रहा है उसको। जैसे अगर हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, अब कंपनी की वैल्यू थी बहुत 1 करोड़ रुपए, बहुत से बहुत 10 साल पहले, आज मान के चलिए 100 करोड़ हो गई। तो 100 गुना अगर उसका शेयर की प्राइस बढ़ी है, तो क्या हो, 10 साल के अंदर अगर ग्रोथ हुई है तो 10 साल लगे उसको। तो हमें 1 रुपए से 100 रुपए बढ़ने में कितना टाइम लगा? 10 साल, 10 साल का। है ना? तो उसको क्या बोलेंगे हम? टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है ना। अब उसको कैसे कैलकुलेट करते? इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी। इतना ही। इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी, और हमने ये डेटा को इंसर्ट करा दिया एक एरे के फॉर्मेट में, जो कि हमने एक सीरीज में डेटा को इंसर्ट कराया और डेटा को प्लॉट करवा दिया, तो डेटा क्या हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, फाइंड मीन मीडियन मोड फॉर द वैल्यू। इसका एवरेज निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। तो जो कि आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है सर। व्हाट डज द पी वैल्यू फॉर 0.03 इंडिकेट्स रिजेक्शन नल हाइपोथेसिस। मतलब मैंने आपको बताया था कि 0.05 से जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या होगा हाइपोथेसिस में? रिजेक्शन होगी, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या है? 0.03, तो क्या होगा? रिजेक्शन होगी, है ना। ये पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन, अगर स्टैटिक्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ लिए ज्यादा गहराई में,
ये जरूर पूछे जाएंगे। एक्चुअली सर, करंटली मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, तो उस हम्म। तो मुझे ही डिजिटल मार्केटिंग में इसको यूज करना है, तो मैं इसलिए कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में। हाँ, करंटली मैं एक कंपनी का टीम लीड हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। हम्म। तो यहीं से भी मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, मतलब ट्रू वैली से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब ये हम उसके बारे में भी बात करेंगे। व्हाट डज पी वैल्यू, पी वैल्यू ऑफ 0.03 इंडिकेट्स, ये रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस है। When is Poisson distribution used? Even when events occur independently in fixed time space. ठीक है। ठीक है सर। Correlation 0.09 indicates strong negative relationship. 0.09, 0.05 से बहुत दूर है ना, तो जी क्या सर। होगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन मेजर रिलेशनशिप एंड रिग्रेशन प्रिडिक्शन। जी सर। क्लासरूम। अब हम यहाँ पर आएंगे मॉड्यूल 2 पर, एडवांस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स इन्फेरेंस ऑफ डेटा साइंस। रिकैप। अब हम एडवांस प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कंडीशन प्रोबेबिलिटी मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट्स गिवन दैट another event has already occurred, जो कि ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, ए डिवाइडेड बाय बी, फ्रैक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, कैपिटल ऑफ बी। तो ये क्या निकलेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है जो कि हम पाइथन से कैलकुलेट करते हैं। ये तो एक फॉर्मूला है आपके लिए बताने के लिए, लेकिन पाइथन में इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, तो उससे डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासिस गिवन दैट दे अटेंडेड कोचिंग। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया, कि अगर हमने स्टूडेंट्स को कोचिंग दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्या संभावना है कि कितने स्टूडेंट्स पास होंगे उसमें, ठीक है। कितनी संभावना है ना। तो उसको कैलकुलेट कैसे करोगे। ठीक। ये what did the student passes given the attend coaching Python exam? अब इन्होंने ये बता दिया एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की 0.03 है, प्रोबेबिलिटी बी की इन्होंने 0.5 दी, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन गिवन। ए और बी की दे दी है। ठीक है ना। अब ठीक ए है। बी की दोनों दे दी है, बी की दे दी है, ए बी की दोनों दे दी है और बी की दे दी है, तो यही फॉर्मूलों के अंदर वैल्यू पे पुट करोगे। ठीक है ना। ठीक है सर। तो आपकी ये कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू। रिकमेंडेशन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस। Bayes theorem. Bayes theorem allows updating probabilities with new evidence। मतलब एक बेस थ्योरम होता है जो कि प्रोबेबिलिटीज को अपडेट करने के काम में आता है। मतलब अगर हमारी टाइम टू टाइम प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है, ठीक है ना। अब जैसे कोई स्टॉक एडवाइजर है, स्टॉक एडवाइजर क्या बोलता है, स्टॉक एडवाइजर क्या बोलेगा कि ये स्टॉक्स ऊपर जाने की ज्यादा संभावना है। शेयर बताते ना वो आपको, जी सर। शेयर की जानकारी देते हैं ये जो लोग, हाँ, जी जी वो क्या सर। करते हैं कि प्रोडिक्शन करते हैं कि अपने प्रोडक्ट। कस्टमर को लॉस होने से बचाने के लिए, है ना। तो वो जी सर। क्या प्रोबेबिलिटी करेंगे कि ये जाएगा, लेकिन कभी कभी ये चीज नहीं जाती है ना। कोई इवेंट्स हो जाता है, जैसे मान के चलिए किसी की कंपनी पे फ्रॉड या कोई केस लग गया या कुछ हो गया, जिसके कारण उसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन रुक गया, है ना।
जी सर। या किसी कारण से, जैसे कोरोना आ गया, तो उसके वजह से अगर मान के चलो किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, अब वो शेयर ऊपर जा रहा था कंपनी का क्योंकि वो प्रॉफिट में थी, अब लेकिन किसी कारण से उसका प्रोडक्शन रुक गया, सेल्स रुक गई, तो क्या होगा? लॉस से होगा। तो क्या हो गया? कंपनी कंपनी लॉस में जाएगी ना, फिर वहां से रुक जाएगी और फिर लॉस में जाने लगेगी, क्योंकि सैलरी वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह तो किराया जो भी है, बिजली है, तो उसको टाइम टू टाइम वो तो पेड कर ही गई, एम्प्लॉयज की सैलरी देगा। तुम्हारा काम रुक गया तो क्या हो गया, है ना? जी सर। वो तो दे गई, तो वो ये कंपनी लॉस में जब जाएगी तो उसको क्या है, जो जिसने स्टॉक खरीदा है वो भी लॉस में जाएगा, ठीक है सर। कंपनी के शेयर की प्राइस नीचे जाएगी ना। तो वो क्या होता है, बेस थ्योरम से हम कैलकुलेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम। मतलब जो वो हमारी होती है ना प्रोबेबिलिटी, उसको जी अपडेट करते हैं हम, संभावना को अपडेट करते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी ये है, लेकिन किसी कारण से कुछ नहीं हो पाया, तो बेस थ्योरम के से हम कैलकुलेट करते हैं, हम उसको डिटेक्ट करते हैं। जैसे ए, ईमेल इन स्पैम, बी कंटेन्स फ्री। मतलब एक ईमेल है, ईमेल बहुत सारी कंपनियां भेजती हैं, हमने स्पैम में डाल दिया, अब किसी कारण से हमारा कोई काम का मैसेज है, वो भी उन्होंने मैसेज किया, जब काम का मैसेज वो भी स्पैम में चला गया, तो हम उसको क्या करेंगे, ईमेल स्पैम से मूव करेंगे, करेंगे ना? जी सर। हाँ। तो इससे क्या होता है कि हमारा, हाँ, जो स्पैम फ्री हो जाता है, और ये हमारे काम के मैसेज में आ जाता है, क्योंकि हमने इसको टाइम पे अपडेट किया। कि जैसे मान के चलिए हमें कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, हमें बहुत सारे मैसेज करती है अपने सेल्स के लिए, तो हम उसको क्या करते, ब्लॉक लिस्ट में डाल देते या फिर स्पैम में डाल देते, लेकिन जो मार्केटिंग के लिए, लेकिन जब हम उसकी परचेज कर लेते हैं फिर वो हमारे काम की चीज हो जाती है, तो हम उसको क्या करेंगे, स्पैम फ्री करेंगे ना, तो उसको अपने मेल्स में आने देंगे कि उसकी जो भी जानकारी है, नोटिफिकेशन है, वो हमें मिलना चाहिए। तो हम क्या, बेस थ्योरम से उसको अपडेट करेंगे एज ए प्रोबेबिलिटी। ठीक है Why सर। base is critical in data science? Naive Bayes classified AI decision update probability reasoning, random variable and expectation, expected value, mean of probability distribution. Expected value represents a long term average in outcomes. मतलब क्या होता है, मैं मैंने जो अभी बोलिए। पढ़ाया आपको, वो क्या है, जो रैंडमली ऑनलाइन। रैंडमली जो वेरिएबल्स होते हैं उसका क्या होता है, एक एवरेज। हमें मालूम है कि किसी भी इधर जॉब कर रहे हैं या फिर कि हमें मालूम है कि हमारी मंथली सैलरी इतनी अपने महीने पे आ जाती है, ठीक है। तो आपको मालूम है हमारी साल भर की एवरेज इनकम क्या है, निकाल सकते ना? जी सर। हाँ, जैसे तो हम उस, अगर उस कंपनी में हर साल 10-10% की ग्रोथ हो रही है, तो हम उसकी साल, जितने साल आपने काम किया लॉन्ग टर्म्स का, आप कम से कम इतना तो अनुमान लगा ही सकते कि हमारी, अगर हम इतने साल तक यहाँ जॉब करेंगे तो हमारी इतने परसेंट सैलरी ग्रोथ हो जाएगी, या इतना हमारे सैलरी दे चुके होंगे एम्प्लॉयज, है ना? ठीक है सर। इसको क्या बोलते हैं, हम रेंडमली एक्सपेक्ट करते हैं हम अपनी वैल्यू, ठीक है। वेरिएंस ऑफ रैंडम एक्सपेक्टेड मेजर अनसर्टेनिटी और रिस्क, ये उसका फॉर्मूला होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क का, ई एक्स टू दी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स टू द पावर होल स्क्वायर। सैम्पलिंग थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी, व्हाई सैम्पलिंग रिक्वायर्ड। सैम्पलिंग थ्योरी कहाँ काम में आती है, जैसे कि हमने बात करी थी, जैसे हमें जो मैंने वोटिंग का आपको एग्जांपल दिया था जी सर, ट्रेंड। इलेक्शन के टाइम पे। और हाँ, जैसे इलेक्शन टाइम के, और ये हाँ, जो कंक्रीट वाला। हाँ, कंक्रीट का मैंने आपको देखो इतने एग्जांपल दिया, आपको समझ याद है ना कुछ? ये सर याद है, हाँ, जो चावल कंक्रीट का भी वाला। दिया था आपको। चावल का भी दिए थे। हाँ, दिया था ना आपको, जगन्नाथपुरी में वो मटके में बनाते हैं चावल, है ना? जी सर। तो वो कैसे टेस्ट करते, थोड़े से निकालेंगे, देखेंगे हो गए, मतलब उतार लेते हंडी को, है ना? तो इससे ठीक हम है समझ जाते हैं कि हमारा बर्तन पक चुका है, मतलब हमारा खाना पक चुका है।
या फिर हमारा ये इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो हमें इसकी ये हो जाती है कि हमारा रिजल्ट ये है। जी सर। वाई सैम्पलिंग इज रिक्वायर्ड? जब हमारे पास पॉपुलेशन डेटा इज एक्सपेंसिव एंड लार्ज डेटा सेट्स, कंप्यूटेशन हैवी सैम्पलिंग इनेबल्स एफिशिएंट इन्फेरेंस। मतलब क्या हो गया, हमारे पास अलग अलग कैटेगरी का लार्ज डेटा है, उसको कंप्यूट करने में हमें ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। मतलब जहाँ पर हमारी सैम्पलिंग टेस्टिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, तो वहाँ हम सैम्पलिंग ले लेते हैं, ठीक है सर। है ना। जी क्योंकि सर। अगर हम वोटिंग के लिए हर एक के घर जाएंगे, तो इसमें टाइम कंज्यूप्शन होगा, हमारा मनी भी लगेगा, हमारे मैन पावर भी लगेगी, हर चीज से लगेगा ना हमें, एक्सपेंसिव ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। जी सर। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फेरेंस का यूज करते हैं, सैम्पलिंग मेथड का। ठीक है। ठीक। सैम्पलिंग टाइप इक्वल चांसेस, मतलब ये क्या करता है, इक्वल चांस कर देता है कि हमारा ये डेटा की ये संभावना होगी, और परसेंटेज वाइज भी हमें कैलकुलेट कर सकते हैं उसको फिर हम। ठीक है सर। ठीक है ना, इक्वल चांस और ग्रुप वाइज सैम्पलिंग, ग्रुप वाइज सैम्पलिंग बता दिया था और इक्वल चांस मैंने दोनों बता दिए थे आपको। ठीक है ना, जैसे एक ही ग्रुप के हैं तो हम सिंपल एक बार में ले लेंगे, और अलग अलग जगह से लेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रुप वाइज ले लेंगे, है ना। ठीक है सर। सैम्पलिंग टाइप, सैम्पलिंग टाइप डिस्क्रिप्टिव होता है, सिस्टेमैटिक, फिक्स इंटरवल, और क्लस्टर ग्रुप बेस्ड। ठीक ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। सर आज ये थ्योरी क्लासेस होगा या प्रैक्टिकल कुछ होगा? आज आज तो आपको स्टैटिक्स पढ़ाना पड़ेगा ना, स्टैटिक्स आपको आती नहीं है स्टैटिक्स में, इसलिए मैं थोड़ा सा कोड भी बताते जा रहा हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं अगर आप बोलोगे मैं प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा अगर टाइम नहीं रहेगा। सर, आज 12:30 तक क्लास करेंगे। ठीक है, 12:30 तक। हाँ, क्योंकि एक्चुअली तो ये मुझे भी समझ में भी कुछ कुछ नहीं आ रहा है। मुझे स्टैटिस्टिक्स बहुत दिन हो गया पढ़ने का। अच्छा, वही स्टैटिक्स थोड़ा सा टफ पड़ता है, हाँ, इसलिए ये एक्चुअल मैं स्टैटिस्टिक्स आप। बिगिनर लेवल से, मतलब बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि हाँ आपको हाँ। मालूम है, प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो फिर मैं ये चीज मेरी आती है, मैंने सुना है। जी सर। अगर मैं डायरेक्टली अगर नहीं मैं सर, डायरेक्टली ठीक है कोड सर। करवा दूंगा, और सर अगले क्लासेस वही संडे को रहेगा या अगर आप कोई? बोलोगे तो मैं प्रैक्टिकल, नहीं आप आज सर, बोलोगे तो मैं आज हाँ। प्रैक्टिकल करवा दूँ। नहीं नहीं, आज सर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज क्यों? रहने दीजिए। जी सर। हाँ, ताकि आपको इजीली समझ। हाँ हाँ, सर नेक्स्ट क्लासेस आप वही बोलोगे तो संडे। मैं सर नेक्स्ट क्लासेस वही संडे में हाँ, रहेगा या अगले और संडे, कोई? संडे को रहेगी। संडे को ना। ठीक है सर। ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यहाँ से, संडे को रहेगी या जब भी रहेगी तो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है ठीक है। सर, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगी। पेंडास लाइव मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे, इसके अंदर से एक सीरीज लाइब्रेरी है, ठीक है ना। तो ठीक है सर। इसको हम यूज करेंगे, सीरीज के ये फंक्शन को और एक सैंपल को। अब हमने यहाँ पर ले लिया एक सीरीज को, रेंज 1 से 10, मतलब अगर हमने इसको सीरीज दिया है तो मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 101 नंबर तक, मतलब ये एक रेंज ले रहा है। ठीक है ना। अब इसकी सैंपलिंग हमने बोली है, इसके 10 सैंपल चाहिए, तो ये 10 सैंपल आपको दे देगा। ठीक है सर। अगर आप वो है दिक्कत, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें कोडिंग करना वो दिक्कत नहीं है, हम आपको एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं। आपको स्क्रीन, 1 मिनट होगी।
ये स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर, दिख यहाँ रही पर है। मैंने पेंडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर, यहाँ पर जो मैंने ये पेंडास की लाइब्रेरी को यूज करके ये सीरीज निकाली है, ठीक है ना? अब मैंने यहाँ पर ये सैंपल ले लिए 5, तो ये इसने 5 5 मुझे सैंपल दे दिए 2। ठीक है सर। अगर मैं इधर 10 करता हूँ तो इसने मुझे 10 सैंपल दे दिए। ठीक है। ठीक है ना? सिंपल है, मैं शीट शेयर कर दूंगा जुपिटर में, आप यूज करके देख सकते हैं। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लोकल होस्ट। मैं समझा दूंगा कोड यहाँ पर, और स्टैटिक समझा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, रुकिए मैं अब स्क्रीन स्विच कर लूँ। ठीक है। ठीक है सर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक मीन फ्रॉम मल्टीपल सैंपल्स, मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल सैंपल्स हैं उनका मीन निकाल के हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है सर। कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये, कि इसका एवरेज क्या है। ठीक है ना? ठीक है सैम्पलिंग सर। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा। सेंट्रल लिमिट थ्योरी, regardless of population distribution sample mean follow a normal distribution if the sample size is greater than 30। ठीक है सर। सिंपल इंग्लिश में लिखा है कि अगर हमारी सैंपल साइज 30 से ज्यादा होगी तो क्या होगा? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आ रहा है इधर पर। सेंट्रल लिमिट थ्योरी, क्योंकि हमने यहाँ पे 30 डाला हुआ, जो भी हम लिमिट डालेंगे और इससे साइज ज्यादा आती है, हमारी कंडीशन ट्रू होती है, तभी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ। अब यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है, जैसे कि ये इंपोर्ट, मैंने numpy की एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, और एक मैटप्लॉटलिब आपको मालूम है क्यों यूज करते हैं, numpy क्यों यूज करते हैं, ये आगे हम बात भी कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक जी है ना? सर। ये चार्ट बनाने के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, मीन मीन हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसकी पॉपुलेशन का हमने ये रैंडम। यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। स्केल, स्केल ले ली हमने एक 2, मतलब हर एक टू का गैप करके एक स्केल ले ली। साइज कितनी? 10,000 की, जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक हमने लूप लगा दिया, इन रेंज फॉर डैश इन रेंज 1,000, मतलब ये स्टार्ट करेगी, जो भी अगर हम वैल्यू दे देंगे और नहीं देंगे तो वो रेंडमली स्टार्ट कर देगी 1,000 तक। सैंपल साइज एनपी, एनपी डॉट रैंडम डॉट चॉइस पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 50। ये हमने पॉपुलेशन दे दी जो कि 50 है, मीन्स इन अपेंड एनपी डॉट मीन सैंपल, मतलब हमारा मीन मतलब एवरेज, इसका इसमें से जो पॉपुलेशन में से जो सैंपल निकाल रहा है, 50 लोगों का सैंपल निकाल रहा है यहाँ पर रेंडमली, जो सैंपल के अंदर सेव कर देगा। अब यहाँ पर हमें मीन्स जो अपेंड करेंगे हम, एनपी डॉट मीन, सैंपल को हम मीन्स के अंदर अपेंड करेंगे। ठीक है ना? हमारे एवरेज जो नंबर है उसके अंदर हम अपने सैंपल को ओवरलैप करेंगे, मीन्स। ठीक है समझे? सर। हाँ। अब हिस्ट से हम मीन्स को 30 से बिन कर देंगे। अब यहाँ से प्लॉट हम शो कर देंगे, मतलब 30 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? अब हम अपने चार्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, और या तो आप टाइप करके देख सकते हो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है ना? अब यहाँ पे एस्टिमेशन थ्योरी, एस्टिमेशन थ्योरी सिंगल वैल्यू यूज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर। एग्जाम्पल, सैंपल मीन्स
पॉपुलेशन मीन्स सैंपल प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इंटरवल एस्टिमेशन। ओके सर। मतलब पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू का हम एस्टिमेट निकालते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर में से। ठीक मतलब है। एक जो पॉपुलेशन का पैरामीटर आप समझ रहे हैं, मतलब ठीक। हम अपनी जनसंख्या के में से एस्टिमेट निकाल रहे हैं। हम किसी भी चीज का एस्टिमेट निकालते हैं ना, सैंपल वैल्यू का एस्टिमेट, ओके। है ना। जी जी। सैंपल निकालते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन सा इलेक्ट पार्टी जीत सकती है, ठीक है। कौन से इलेक्शन में पार्टी जीत सकती है। तो ये सब चीजें हम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अंदर, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए ना कि ये चीजें हो चुकी है। अब जैसे हम किसी चीज का मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें ये मालूम चल, उसमें से एक चीज निकालना पड़ेगा हमें कि फिल्ट्रेशन, मतलब हमें कोई किसी भी डेटा का फिल्ट्रेशन करना है किसी भी होमोजेनस मिक्सचर में से। तो क्या होगा, जैसे आपने गांव में देखा होगा छन्ना, छन्ना बोलते हैं ना, ये रेत छानने का छन्ना बोले या हाँ जी अनाज जी। छानने का छन्ना, है ना। पहले हम क्या है, पतली चीज छानते हैं, छोटी छोटी छेद, फिर उसके मोटे छेद में से गुजरता है, फिर उससे भी मोटे छेद में से जब जाके निकलता है तो फिल्टर होके हमारा डेटा निकलता है ना। ठीक है सर। हाँ, फिल्ट्रेशन करते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन जब फिल्ट्रेशन होता है तब हम उसको सैंपल में से अपना पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हम इक्वलेंट कर सकते हैं। कि हम अपना मतलब किसी को जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, एक और एग्जांपल के लिए, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, किसके लिए बना रही है, लोगों के लिए। लोगों के लिए। कौन, किस, मतलब कोई गरीब के लिए बना रही है, गरीब के लिए बनाएगी ना। हाँ मोस्टली तो बिलो पॉवर्टी लाइन के। हाँ, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, इन लोगों के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाएगी तो गवर्नमेंट पहले डेटा तो लेगी ना कि हम बिलो पॉवर्टी लाइन के हम कैसे डिक्लेयर करेंगे कि ये बीपीएल कैटेगरी में है। ये सर्वे करेगा, एनालिसिस सर्वे करेगा। करेगा, सर्वे करेगा ना। अब वो, अब डेटा तो बहुत सारा है हमारे पास, पॉपुलेशन तो बहुत सारी है, जी सर। तो उसको कि, क्या कैटेगरी हम रखेंगे बीपीएल की, तो उसमें रखेंगे ना कि जिसके पास गाड़ी ना हो, जिसके पास ये टीवी ना ये हो, तो जिसके पास, डाटा मिल जाएगा, हाँ जिसके पास हाँ गाड़ी नहीं हाँ होगा। हाँ, तो ये इसका मतलब जिसकी इनकम इससे कम है, तो मतलब इस अलग अलग सिटी के अंदर अलग अलग महंगाई रहती है। तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि अलग अलग जब महंगाई है तो इस सिटी में रहने के लिए एवरेज इनकम इतनी होनी चाहिए, तब मतलब चार लोगों की फैमिली, मतलब पति पत्नी और दो बच्चे अच्छे से रह सकते हैं, है ना। जी अब हमें जब ये मालूम है कि हाँ इतनी इनकम से अगर जो कम होगी तो वो क्या होगी, बिलो पॉवर्टी लाइन होगी ना। जी सर। तो अब हम इससे एस्टिमेट तो निकाल सकते हैं कि ये बीपीएल कैटेगरी में, तो इनके लिए ये जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी कि इनको एपीएल के अंदर लाने के लिए, अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर लाने के लिए, जब ये कोई पॉलिसी बनती है तो कैसे करेगी वो, कैसे डिक्लेयर करेगी। हम्म, तो सर्वे करके। सैम्पलिंग लेके कि भाई, सैम्पलिंग। हाँ हाँ, जी सर। तो सैम्पलिंग लेगी डेटा की, यहाँ पे गरीब कितने हैं, पहले तो सबका करेगी। तो हमें मतलब कितना खर्च आएगा इस कोई भी पॉलिसी बनाने के अंदर, हमारा बजट क्या है, ठीक है ना। ठीक। तो जब ठीक। हमारा पूरा कैलकुलेटेड डेटा होगा, यहाँ पर इतनी पॉवर्टी, इतनी यहाँ पर इतने हैं, तो हमारा कितना बजट यहाँ पर एलोकेट करना चाहिए। तो ये क्या हो जाता हमारा पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन, है ना। ठीक है। एस्टिमेट निकालते हैं ना कि हमारे गवर्नमेंट की यहाँ पर हमें इतना बजट देना पड़ेगा जब इतने लोगों को ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो पाएगी, ठीक है सर। है ना। तो पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन ये समझ गए ना आप। जी सर। मैं इतने छोटे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टैटिक्स थोड़ा सा टफ है, और अगर छोटे एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको मतलब बड़े एग्जाम्पल आप भूल जाओगे, छोटे एग्जाम्पल आपको याद भी रहेंगे, और आप मतलब उनको जब भी आप सुनोगे इनको मतलब याद आ जाएगा आपको। ठीक है सर। इंटरवल एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, रेंज ऑफ वैल्यूज वेयर द पैरामीटर लाइज। मतलब अगर हमारी कोई वैल्यू है, अब ठीक। हमारी 6 और 5 के बीच में आती है 5.5, तो हमें क्या होगा, ये पैरामीटर ट्रू है कि फॉल्स है, ये चीज हमें मालूम होना चाहिए। हाँ इंटरवल, हम इंटरवल कितना देते हैं कि जितनी हमें जरूरत है, मतलब अगर हमें मान के चलिए हमने इंटरवल 10-10 का दे दिया, ठीक है सर। ठीक है ना।
वन के बाद सीधा टेन, टेन के बाद ट्वेंटी, ट्वेंटी के अंदर फिफ्टी। तो क्या होगा, हम अगर हमारी 15 आती है वैल्यू, तो अब हमें ये कैलकुलेट करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई ये 15, 15 है या 16 है। तो हम उसके अपने हिसाब से जितना हमें, मतलब परसेप्शन पे, डेटा का परसेप्शन चाहिए हमें, ठीक है सर। डेटा की परसेप्शन पे जितनी हमें वो चाहिए कि वैल्यू, तो हम उसको यूज कर सकते हैं जी सर। कि हमें कि एक्यूरेट डेटा कितना चाहिए। अब जैसे कहीं पॉइंट वन में डेटा की वैल्यू चेंज हो जाती है, हो जाती है ना। हो जाती है सर। हाँ, तो अब अगर पॉइंट वन में भी अगर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, तो हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें पॉइंट पॉइंट में अपना इंटरवल देना पड़ेगा ना। जैसे मेडिसिन साइंस जहाँ रिपोर्ट जनरेट करते हैं, वहाँ पॉइंट में भी बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। जैसे कि जैसे मान के चलिए गोल्ड है या कोई प्रीशियस काम हो रहा है, मेडिसिन में हो रहा है। जैसे अगर आप कोई मेडिसिन को वो कर रहे हो कि इतनी डोज दे रहे हो, अगर पॉइंट वन में भी चेंज होता है, 0.01 में, तो बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती ना। जी सर। तो ये हम कैसे नापेंगे इसको, इसको हम क्या है, इंटरवल अपने हिसाब से देते हैं एज वी रिक्वायर्ड। मतलब जैसी हमारी जरूरत है वैसा हम इंटरवल यूज करेंगे, ठीक है ठीक। ना। उसके ठीक है। हिसाब से हम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे, ठीक। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नेक्स्ट क्लास करेंगे सर। एक मैं ठीक है। एक स्नैप ले लेते हूँ, उसी से क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या? एक स्नैप ले लेती हूँ, याद रहेगा अच्छा कहाँ। ठीक है, तो ठीक हाँ है हाँ सर। ठीक है, तो ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। बाय। वेलकम। बाय सर। आप मुझे फीडबैक जरूर दे दीजिए, क्लास कैसी लगी। हाँ सर, थ्योरी एक्चुअली मैं स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के नहीं हूँ हाँ, इसी एक्चुअली। वजह से मैंने पहले हाँ। मैंने थ्योरेटिकल से इसलिए मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि हाँ। मुझे मालूम है हाँ। ना, स्टैटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो, और डेटा साइंस अगर आप पढ़ रहे हो, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस, तो उसमें आपके लिए स्टैटिक्स समझने में जो भी पढ़ता है, सबसे मेन प्रॉब्लम यही आ जाती है कि वो लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल से चालू कर देते। और हाँ जबकि आपका स्टैटिक्स बैकग्राउंड ही नहीं रहता है, तो हमें ये प्रॉब्लम आती है नहीं। समझने में, ये चीज होती क्या है। हाँ एक्चुअली इसलिए सर, हम मैंने थ्योरी पहले से चालू जब किया। आयुष्मान प्रणम सर जब पहले क्लास ले रहे थे, 2 क्लासेस लिए थे, वो प्रैक्टिकल साथ साथ में थ्योरी भी कराते थे। हाँ तो पहले लेकिन, जो क्लास 2 क्लासेस था ठीक ठाक था, मेरा कोई इशू नहीं था मेरे एंड से। हम्म, बाद में जब वो ये सर मनीष सर पढ़ाया, थोड़ा मुझे पहले मुझे VS कोड में मुझे कोडिंग किया गया। नहीं, मैंने मैं कोड कोड देखिए, पाइथन अगर आप सीख लोगे फिर तो आगे कोडिंग ही कोडिंग करेंगे अपन। हाँ लेकिन क्या है कि पाइथन में अगर कर आपको रहा था। स्टैटिक्स नहीं आएगी, हम्म, फिर स्टैटिक्स नहीं आएगी, तो फिर ये हम बाद में पढ़ाने में, हम समझाने ठीक में भी दिक्कत होगी आपको, और टाइम भी कंज्यूमशन होगी। मुश्किल से ठीक एक कोड कराएंगे, क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है सर। तो फिर ठीक है। आप भी भूल जाओगे ये चीजें कि स्टैटिक्स में कहाँ तक हो गया, कैसा हो गया। इंटर रिलेट करने में हमें प्रॉब्लम होगी कि जेड टेस्ट क्या होता, टी टेस्ट क्या होता है ना, इनोवा टेस्ट क्या होता। ठीक है सर। ठीक। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले स्टैटिक्स समझा दूं पूरी, फिर उसके टेस्ट का लगाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तब हम ठीक है सर। प्रैक्टिकल पे आ सकते हैं कि हाँ, हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हाँ, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि हम बार बार उसको रिवीजन करते हैं, या बार बार, तो हमें भी प्रॉब्लम होती है, आपको भी प्रॉब्लम होती है कि मतलब आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। फिर हमें फिर थ्योरी पे लेके जाना पड़ेगा आपको, फिर समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, या ठीक तो है आप सर। कोई या तो कोई आप बोलोगे तो मैं टॉपिक वाइज टॉपिक ले लूंगा। एक टॉपिक है, फिर उसका प्रैक्टिकल, फिर टॉपिक ले लूंगा, फिर नहीं सर, प्रैक्टिकल। ठीक है, ये पहले कर देते, उसके बाद मटेरियल के हिसाब से चले जाएंगे वो। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। इसलिए फिर मैं सोच रहा हूँ इसके बाद सारे ये जो जितनी अपनी थ्योरी पढ़ी है, जी फिर सर। उनके सारे प्रैक्टिकल कर लेंगे अपन एक एक करके, ठीक है। ठीक है ना। ठीक फिर है। मैं बताऊंगा आपको ये ऐसा होता है, ये ऐसा हुआ, कोड भी समझा दूंगा। फिर क्या है कि बाद में एक अपना आईडी खोलेंगे जुपिटर, तो उसमें समझाते जाएंगे सीधे सीधे, इसमें ठीक है। प्रॉब्लम ठीक। नहीं होगी, है ना। जी सर। जी सर। ओ,
अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, फिर जैसा आप बोलोगे फिर वैसा कर देंगे। और टाइम का अगर इशू होगा तो टाइम का अपन सर से बोल देंगे हम। ठीक अगर है सर। सर से ठीक है। मॉर्निंग का कर लेंगे अपन नहीं वैसे सर, तो। एक्चुअली मैं तो संडे ही फ्री रहता हूँ, क्योंकि मेरा सैटरडे, मंडे टू सैटरडे क्लास ऑफिस रहता है 10 से 6। हम्म। तो मुझे भुवनेश्वर से कटक अप एंड डाउन हो रहा है, तो मुझे 1 आवर लगता है। आप इवनिंग में भी क्लास ले सकते हैं अगर आप फ्री हो। नहीं, मैं मेरा आज वीकेंड रहता है, लेकिन आपकी क्लास के लिए थोड़ा नहीं सा। नहीं, मंडे टू सैटरडे के लिए अच्छा, आप। मंडे टू सैटरडे। हाँ, इवनिंग 7 से आप ये 9 तक क्लास ले सकते हैं, या 7 से मॉर्निंग में। 8। आप आपकी फ्री, लेकिन संडे मॉर्निंग तो या सबका इवनिंग? वीकेंड रहता है। मॉर्निंग या मेरे लिए इवनिंग? आपका भी वीकेंड भी। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ मॉर्निंग में या इवनिंग में। मॉर्निंग में। मॉर्निंग में तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। सुबह ठीक है मैम। 7। हाँ ठीक है क्योंकि सर, क्लास ये करते हैं, बात करते हैं, हाँ ठीक है। मॉर्निंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ठीक है, सर। मैं बता दूंगा आपको, ठीक है जैसा सर। भी सर से डिस्कशन करके कि क्लास का टाइमिंग क्या रखना है। और फिर आप भी बता देना, फिर उस हिसाब से अपन रख लेंगे। ठीक है ठीक सर। है। ठीक है सर। ओके ठीक सर। है, कोई थैंक। दिक्कत तो नहीं है ना क्लास में? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। थैंक यू सर। ओके।